हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा विषय के वर्ष 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, परामर्शदाता के दो गुण बताइए। उत्तर, परामर्शदाता के दो महत्वपूर्ण गुण। पहला हेडिंग लिखेंगे सहानुभूति। सहानुभूति व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा लिखेंगे सक्रिय श्रोता। सक्रिय श्रोता होने से व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उनका ध्यान दिया जा रहा है, उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। यानी आप परामर्शदाता के रूप में हैं तो आप में दो गुण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण आपका व्यवहार होना चाहिए और सक्रिय श्रोता हो, जो आपके पास परामर्श लेने के लिए आ रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुने। प्रश्न संख्या दूसरा है, पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं निम्न है। पहला है धीमी सीखने की गति। पिछड़े बालकों की सीखने की गति सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी होती है। यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं धीमी सीखने की गति, या फिर आप हेडिंग न लिख के डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं पिछड़े बालकों की सीखने की गति सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी होती है। दूसरा है, वे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों की तुलना में कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती है और वे अक्सर परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, निर्देशन के दो उपकरण बताइए। उत्तर, निर्देशन के दो उपकरण निम्न है। पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें लिखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को ऐसे उपकरणों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिनका मनोवैज्ञानिक इकाइयों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि, अभिप्रेरणा इत्यादि को मापने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों, मूल्यों और अनुभवों के बारे में जानने का एक प्रभावी तरीका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, डाइट की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। प्रत्येक जिले में एक डाइट होता है ना, तो उसका उसके उद्देश्य बताना है कि उसके स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्यों डाइट स्थापित किया गया। इसका उत्तर लिखेंगे, डाइट की स्थापना के दो उद्देश्य निम्न है। पहला है शिक्षकों को शैक्षिक सामग्री और संसाधन प्रदान करना। दूसरा है विद्यालयों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना। तीसरा है शिक्षा नीति और योजनाओं के विकास में योगदान देना। प्रश्न संख्या 5 है, डाइट के कोई दो विभागों के नाम लिखिए। उत्तर, डाइट के दो विभागों के नाम निम्न हैं। पहला है शिक्षक शिक्षा विभाग और दूसरा शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार विभाग। प्रश्न संख्या 6 है, पर्यवेक्षण के दो प्रकार लिखिए। उत्तर, पर्यवेक्षण के दो प्रकार निम्न हैं। पहला है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और दूसरा अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। तो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में लिखेंगे, इस प्रकार के पर्यवेक्षण सीधे घटनाओं, व्यवहारों या प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। यह निरीक्षण व्यक्तिगत रूप से वीडियो कैमरा या अन्य। प्रश्न संख्या 6 है, पर्यवेक्षण के दो प्रकार लिखिए। उत्तर, पर्यवेक्षण के दो प्रकार निम्न हैं। पहला है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और दूसरा अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। तब इन दोनों को पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में दिया है, इस प्रकार के पर्यवेक्षण सीधे घटनाओं, व्यवहारों या प्रक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। यह निरीक्षण व्यक्तिगत रूप से वीडियो कैमरा या अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। इस प्रकार के पर्यवेक्षक घटनाओं, व्यवहारों या प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि जो रिपोर्टर होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, वो डायरेक्ट घटना स्थल पे पहुंचते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं, ये प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण हो जाएगा। लेकिन और जो हम लोग होते हैं स्टूडेंट, चाहे जो भी आम आदमी होता है, वो अखबारों में पढ़ता है या फिर टीवी में उस घटना को देखता है, पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तो ये अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अप्रत्यक्ष तरीके से उसको जान रहे हैं। जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो घटना स्थल पर पहुँच के उन सबकी जानकारी लेते हैं, तो वो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण होगा, और हम लोग के द्वारा उस सूचना को लिए जाने को अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कहेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है। उत्तर, शारीरिक दक्षता से तात्पर्य शरीर की वह अवस्था जिसमें वह विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक और बिना थके हुए कर सके। यह विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे वजन नियंत्रण, रोग प्रतिरोध क्षमता, हृदय स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता इत्यादि।
प्रश्न संख्या 8 है, निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर, निर्देशन शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति की मार्गदर्शन देना, उसके साथ दिशा दिखाना और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, रुचियों और मूल्यों को समझने में मदद की जाती है ताकि वह अपने जीवन के लिए उचित निर्णय ले सके। देखिए, मुख्य रूप से जो निर्देशन होता है ना, किसी को सलाह देने को ही निर्देशन कहते हैं कि वो कैसे पढ़े, कैसे सही मार्ग पे चले, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखे, ये सब निर्देशन है, यानी सलाह देने को ही किसी को निर्देशन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 9 है, श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, श्रवण विकृति का तात्पर्य ध्वनि सुनने की क्षमता में कमी से है। यह क्षति जन्मजात हो सकती है या बाद में जीवन में किसी चोट या बीमारी के कारण हो सकती है। श्रवण विकृति के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे हल्की श्रवण विकृति, मध्यम श्रवण विकृति और गंभीर श्रवण विकृति, बहरापन इत्यादि। देखिए, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, यानी सुनने में कठिनाई को श्रवण विकृति कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, हल्की श्रवण विकृति, गंभीर श्रवण विकृति, यानी बहुत कम ही सुनाई देता है इनको, गंभीर रूप से जो श्रवण विकृति जिनमें होती है, और बहरापन भी होता है जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, सब इसी के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर, निदान शब्द का अर्थ किसी बीमारी या विकार का पता लगाना और उसकी पहचान करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रोगी के लक्षणों, शारीरिक परीक्षा और विभिन्न परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। देखिए, निदान का अर्थ होता है पता लगाना, मुख्यतः जो होता है पता लगाना। शिक्षक जो शिक्षार्थियों के कमियों को पता लगाता है उसी को निदान कहते हैं। डॉक्टर रोगी के अंदर रोग को पता लगाता है, उसको निदान कहते हैं, और उसको उचित विधि से शिक्षण कार्य करते हुए दूर करने की विधि को उपचार कहते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, और उसको बच्चों के कमियों को पता लगाने के लिए शिक्षक द्वारा उसको निदान कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है? यानी इनमें अंतर बताना है कि अपवंचित बालक किसे कहते हैं और पिछड़े बालक किसे कहते हैं, कैसे भिन्न है। तो हेडिंग लिखेंगे, अपवंचित बालक वे बच्चे जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अवसर नहीं मिल पाता अपवंचित बालक कहलाते हैं। और पिछड़े बालक हेडिंग लिख के लिखेंगे इसमें, वे बच्चे जो शैक्षिक रूप से अपने साथियों से पीछे हो जाते हैं। इन बच्चों की सीखने की क्षमता धीमी हो सकती है या उन्हें सीखने में कोई विशेष कठिनाई हो सकती है। इसमें जो अपवंचित बालक है, अपवंचित बालक उसे कहते हैं जिनको अवसर नहीं मिलता है, या फिर वो स्वास्थ्य के कारण का खराब स्वास्थ्य होता है, या गरीबी के कारण, या फिर अवसर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बच्चे शिक्षा से जो वंचित रह जाते हैं ना, उनको अपवंचित बालक कहते हैं। और पिछड़े बालक उसे कहते हैं जिनको अवसर तो मिलता है, इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, गरीबी भी नहीं रहती है, और इनको अवसर मिलता है पढ़ने का, लेकिन ये इनकी बुद्धि लब्धि ही कमज़ोर होती है। ये किसी न और या फिर किसी और कारण से शिक्षण में पीछे रह जाते हैं अन्य बच्चों से, तो इनको पिछड़ा बालक कहते हैं। और अपवंचित बालक जिनको अवसर ही नहीं मिलता है उनको अपवंचित बालक कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हकलाने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, हकलाना बोलने में एक बाधा है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति बोलते समय शब्दों या ध्वनियों को दोहराता है, खींचता है या अटक जाता है। हकलाने वाले व्यक्ति को बोलने में मुश्किल हो सकती है और वे अक्सर चिंतित या शर्मिंदा महसूस करते हैं। हकलाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिक, मस्तिष्क का विकास, पर्यावरणीय कारक इत्यादि। ये हकलाना जो होता है, रुक रुक के जो बोलते हैं ना, उसी को हकलाना कहते हैं। ये आनुवंशिक भी हो सकता है, जन्म से ही उसमें उसके माता पिता में ये गुण होगा तो बच्चों में भी ये जा सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है, और पर्यावरण के कारक भी इस पर प्रभावी हो सकता है। जैसे कि आपसे कोई बहुत सीनियर आपके पास खड़ा है और आप स्पीच दे रहे हैं तो आप सही से नहीं बोल पाएंगे, हकलाएंगे उसके डर से, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, TLM से आप क्या समझते हैं? TLM इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हिंदी में इसको कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। तो इसको पढ़ते हैं, उत्तर लिखेंगे इसका, TLM या शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षकों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण और सामग्री को संदर्भित करता है। इसमें पहला है जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करता है TLM, और दूसरा छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में प्रेरित करता है। तीसरा है अलग अलग सीखने की शैलियों को पूरा करना, यानी इसका काम होता है। जो TLM होता है, TLM किसे कहते हैं? जैसे चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और पुस्तकें, ये सभी TLM है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी पढ़ाने में
उपयोग में आने सहयोग करने वाली जो सामग्रियाँ होती हैं उसी को टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM कहते हैं। या स्मार्ट क्लास हो गया, कंप्यूटर और वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये सभी TLM हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। वास्तविक आयु देखिए, जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, उसी में जो वास्तविक आयु आता है उसका क्या अर्थ है बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बुद्धि लब्धि आयु के संदर्भ में वास्तविक आयु एक व्यक्ति की जन्म तिथि से लेकर परीक्षण की तारीख तक की वास्तविक आयु है। यह वर्षों, महीनों और दिनों में मापा जाता है। यानी जिस दिन परीक्षण किया जा रहा है, बच्चे का बुद्धि लब्धि निकाला जा रहा है, उस दिन तक उसका जो वास्तविक आयु है, जन्म से लेकर उस दिन तक कितना वर्ष का हो गया, कितना वर्ष महीना में और दिन में हो गया, वही वास्तविक आयु कहलाता है। और मानसिक आयु किसे कहते हैं? मानसिक आयु से कहते हैं कि जब बुद्धि लब्धि निकालने के लिए बच्चे का परीक्षण लिया जाता है तो जिस बच्चे के एज के बराबर वो परफॉर्म कर रहा है उसको मानसिक आयु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक असेसमेंट लिया जा रहा है बुद्धि लब्धि निकालने के लिए उसका, जिसमें 10 प्रश्न है और 10 वर्ष का बच्चा है और जो 10 प्रश्नों को अटेम्प्ट करता है, तो यानी उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। लेकिन वो 7 ही प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहा है तो वो 7 वर्ष के बच्चे के बराबर उसकी मानसिक आयु है और वास्तविक आयु उसकी तो 10 वर्ष है ही। तो वही मानसिक आयु होता है कि जितना बच्चा जिस उम्र के बच्चे के बराबर परफॉर्म कर रहा है परीक्षण में, तो उसका मानसिक आयु होता है। प्रश्न संख्या 15 है, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। उत्तर, परामर्श में सहायता करने वाली संस्थाएं निम्न हैं। पहला है मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, दूसरा है आत्महत्या रोकथाम केंद्र और तीसरा है महिला हेल्पलाइन। यहाँ पे 9 छूट गया है, 9 बना लेंगे। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। उत्तर, पर्यवेक्षण हेडिंग लिखेंगे, किसी कार्य, प्रक्रिया या गतिविधि को बिना कोई टीका, टिप्पणी या हस्तक्षेप किए ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया पर्यवेक्षण कहलाती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, निदान एवं उपचार को समझाइए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे, निदान, परंपरागत रूप से निदान को उसके संकेतों और लक्षणों से किसी बीमारी की पहचान करने की कला के रूप में परिभाषित किया गया है। निदान से समस्या का पता लगाया जाता है, यानी समस्या का पता लगाने को निदान कहते हैं। या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षण कार्य के संबंध में हो, बच्चों के कमियों को पता लगाने को भी निदान ही कहते हैं। उसके बाद है उपचार, उन सभी पदार्थों या प्रक्रियाओं को उपचार कहते हैं जो रोग से मुक्त प्रदान करते हैं, जैसे औषधियाँ, शल्य चिकित्सा, जीवन शैली में परिवर्तन उपचार में समस्या का समाधान करते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी हो गया। उसके बाद से जो बच्चों के समस्याओं का दूर करना हो तो उचित विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो वो सब हो जाएंगी। तो उचित विधियों का प्रयोग करते हुए बच्चों की कमियों को दूर करने को उपचार कहते हैं और निदान उनके कमियों को पता लगाने को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में क्या अंतर बताइए। उत्तर, पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर निम्न है। पहला है, पर्यवेक्षण अनौपचारिक है, इसकी मांग उत्पन्न होती है, जबकि निरीक्षण औपचारिक एवं अस्वाभाविक है। दूसरा है, पर्यवेक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि निरीक्षण का स्वरूप अत्यंत सीमित होता है। तीसरा है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य सूचना को समुचित देना है जबकि निरीक्षण का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई। उत्तर, नरेंद्र समिति 1935 की सिफारिश पर जुलाई 1947 में उत्तर प्रदेश की प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई। ये जो प्रयागराज है वर्तमान नाम है इलाहाबाद का। प्रश्न संख्या 20 है, परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। उत्तर, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं, पहला है जिला चिकित्सालय, दूसरा मनोविज्ञानशाला प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तीसरा है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। प्रश्न संख्या 21 है, परामर्श के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को भविष्य की समस्याओं को हल करने में मदद करना और व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक विकास को बढ़ाना भी है। प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर लिखिए। उत्तर, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर, पहला है, शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है जबकि निर्देशन एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा अंतर है, शिक्षण के लिए एक शिक्षक का पूर्ण शिक्षित होना अनिवार्य होता है जबकि निर्देशन के लिए एक शिक्षक का पूर्ण शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। जो शिक्षण कार्य होता है कि ये पूर्ण, उसमें शिक्षक को शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में महारत हासिल होगा शिक्षक को, वही सब्जेक्ट वो पढ़ा सकता है। लेकिन निर्देशन में केवल आपको मार्गदर्शन करना है ना, बताना है, सही डायरेक्शन में बच्चों को भेजना है। तो निर्देशन में कम शिक्षा
और जो महारत किसी विषय के बारे में हासिल ना हो तब भी अच्छा निर्देशन दिया जा सकता है। और पहला अंतर था, शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है जबकि निर्देशन एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमको किसी भी समय दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षण एक निश्चित अवधि के समय में ही हो सकता है, जीवन भर शिक्षण कार्य नहीं होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है? उत्तर, क्रो एवं क्रो के कथनानुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाता है। प्रश्न संख्या 24 है, शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? उत्तर, विकलांग बालक जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से सामान्य गतिविधियां करने में सक्षम नहीं है या वह किसी कष्ट या बाधा का अनुभव करता है, विकलांग बालक कहलाता है। उस बालक का कोई अंग कमजोर या विक्षिप्त होता है, उसको विकलांग बालक कहते हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? उत्तर, पिछड़ापन मापने की इकाई बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आय गुणे 100। ये दोनों में गुणा रहेगा, ये ब्रैकेट में बंद है ना, तो ब्रैकेट में ही रहेगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आय गुणे 100। प्रश्न संख्या 26 है, अपंगता के दो कारण बताइए। उत्तर, अपंगता के दो प्रमुख कारण निम्न है। पहला है जन्मजात और दूसरा है दुर्घटनावश। यानी जो अपंगता यानी बच्चे में का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त या अपंग यानी कमज़ोर पाया जा रहा है तो वो जन्मजात हो सकता है, जन्मजात से बहरा, लूला, लंगड़ा या फिर कम दृष्टि वाला हो सकता है, और दुर्घटनावश भी हो सकता है। ये दो कारण प्रमुख कारण हो जाएंगे दो। प्रश्न संख्या 27 है, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। उत्तर, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय सार्वभौमिकता से है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी समावेशी शिक्षा, यही तो आपका सब्जेक्ट भी है। इसका अर्थ बताना है तो इसका अर्थ ये होता है कि यानी बच्चे जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर उनको कम दिखाई देता है या फिर कम सुनाई देता है, किसी तरह की उसमें अपंगता पाया जाता है, उन सभी को एक और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाने की प्रक्रिया को समावेशी शिक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, शैक्षिक लब्धि का सूत्र लिखिए। उत्तर, शैक्षिक लब्धि विद्यार्थी के आयु के अनुरूप सभी विषयों में उसकी उपलब्धि का औसत है, अर्थात शैक्षिक दृष्टि से बालक या विद्यार्थी के अर्जन को ही शैक्षिक लब्धि कहते हैं। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न संख्या 29 है, श्रवण विकृति क्या है? श्रवण मतलब होता है सुनना, विकृति मतलब कमी, यानी सुनने में कमी को, सुनने में कठिनाई को श्रवण विकृति कहते हैं। इसका उत्तर होगा श्रवण विकृति श्रवण बाधित से पीड़ित, यहाँ पे ये हेडिंग रहेगा, श्रवण विकृति आप हेडिंग लिख देंगे और इसमें लिखेंगे श्रवण बाधित से पीड़ित व्यक्ति को सुनने में परेशानी या बहरापन हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं सुन सकता तो वह बहरेपन से पीड़ित हो सकता है, इसे ही श्रवण विकृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, आवाज़ की समस्या क्या दोष है? उत्तर, आवाज़ की समस्या वह होती है जब कोई व्यक्ति बोलते समय हिचकिचाते हैं, बोलते समय तुतलाते और बोलते समय शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, उनको आवाज़ की समस्या का दोष कहते हैं उसी को। इसके बाद है 2021 का क्वेश्चन पेपर। 2021 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि बताइए। उत्तर, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधियां निम्न हैं। पहला है मनोचिकित्सा, दूसरा है व्यवहार चिकित्सा, तीसरा है परिवेश चिकित्सा पद्धति और चौथा है यथार्थ चिकित्सा पद्धति। प्रश्न संख्या 32 है, मंदबुद्धि बालकों के पहचान लक्षण बताइए। उत्तर, मंदबुद्धि बालकों की पहचान निम्न द्वारा कर सकते हैं। पहला है, सामान्य बालकों की अपेक्षा मंदबुद्धि बालक देर से चलना, बैठना, बोलना सीखते हैं। ये जन्मजात पहचान है, जब बच्चे जन्म लेता है ना, उसी समय जब चलना, बोलना और बैठना देर से सीखता है तो वो हो सकता है कि आगे चल के वो बच्चा मंदबुद्धि का होगा। दूसरा है, मंदबुद्धि बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, अपवंचन क्या है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। उत्तर लिखेंगे इसका, अपवंचन से अभिप्राय किसी उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। किसी भी व्यक्ति या बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ये आपको कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने दूसरा परिभाषा इसका ऐड किया हुआ है। कुछ बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अवसर नहीं मिल पाना, यहाँ पे अपवंचन छूट गया, अपवंचन कहलाता है। ये सिंपल सा डिफिनीशन है इसका। प्रश्न संख्या 34 है,
वाणी बाधित यानी वाक दोष बच्चों के लक्षण बताइए। उत्तर, वाक दोष से पीड़ित बालक कुछ ध्वनियाँ नहीं निकाल पाते हैं। वे एक शब्द के एक दो अक्षर बोल देते हैं। वाक दोष वाले बालक हकलाते हैं। वाक बाधित बच्चे धारा प्रवाह नहीं बोल पाते। ये सब लक्षण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, प्रतिभाशाली बालक की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता निम्न है। पहला है, प्रतिभाशाली बच्चों की बौद्धिक क्षमता उच्च होती है। दूसरा, प्रतिभाशाली बच्चे की शैक्षणिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता, सृजनात्मक चिंतन सामान्य बालकों से अच्छी होती है। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक होती है। प्रश्न संख्या 36 है, मनोविज्ञानशाला कब और कहाँ स्थापित है। उत्तर, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले इलाहाबाद में जुलाई 1947 में किया गया। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए, अति लघुत्तरी में ये 2 बार पूछा जा चुका और बहुविकल्पी में भी ये पूछा हुआ है ये प्रश्न, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है, श्रवण विकलांगता के प्रकार बताइए। उत्तर, श्रवण विकलांगता के प्रकार, श्रवण विकलांगता मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। ये हेडिंग रहेगा, इतना लिखेंगे आप हेडिंग, श्रवण विकलांगता के प्रकार। इसमें लिखेंगे श्रवण विकलांगता मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहला है चालकी श्रवण दोष, दूसरा है संवेदनिक श्रवण दोष, तीसरा है मिश्रित श्रवण दोष और चौथा है मध्यकर्ण श्रवण दोष और पांचवा है प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। प्रश्न संख्या 38 है, निर्देशन क्या है। उत्तर, स्किनर के अनुसार निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। प्रश्न संख्या 39 है, टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है। उत्तर, टेलर फ्रेम का उपयोग दृष्टिबाधितों के बालकों के लिए किया जाता है। टेलर फ्रेम एक एल्यूमिनियम फ्रेम है और प्रतिरूप के साथ धातु की कील या प्रकारों का समूह होता है। देखिए, ये जो प्रश्न है ना टेलर फ्रेम, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है। ये बहुविकल्पी में पूछा हुआ था कि टेलर फ्रेम किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कहीं कहीं दिया है दृष्टिबाधिता के लिए, कहीं कहीं दिया है विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने कई जगह इसको सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया, तो ये ज़्यादातर जगहों पे दृष्टिबाधितों बालकों के लिए दिया हुआ है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बाकी अगर जो आपको कुछ और दूसरा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं वहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न में मैं विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले बच्चों के लिए बताया हुआ है। प्रश्न संख्या 39 है, टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है। उत्तर, टेलर फ्रेम का उपयोग दृष्टिबाधितों के बालकों के लिए किया जाता है। टेलर फ्रेम एक एल्युमिनियम फ्रेम और प्रतिरूप के साथ धातु की कील या प्रकारों का समूह होता है। देखिए, जो ये प्रश्न है टेलर फ्रेम, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। ये बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था, तो वहाँ पे कई जगह दिया है दृष्टिबाधितों के लिए और कई जगह दिया है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। तो हमने वहाँ पे बहुविकल्पी में विशिष्ट अधिगम अक्षमता को टिक किया था, लेकिन मैं फिर करेक्शन ऐड कर दिया हूँ। जब भी किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो बहुविकल्पी में, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा, और जो किसी प्रश्न में गलती हो गई होगी तो उसको मैं करेक्शन ऐड कर देता हूँ। बाकी ये विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चे भी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये कई जगह आंसर अलग अलग दिया है। कई बुकों में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है दिया है, कई जगह दृष्टिबाधितों के लिए दिया हुआ है। तो आपको कौन सा, आपके बुक में कौन सा दिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आपको कौन सा सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, हकलाने के 2 कारण बताइए। उत्तर, बच्चों के हकलाने के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है, दूसरी बार पूछा हुआ है ये फिर से। पहला है, कभी कभी बच्चा टेंशन की वजह से हकलाता है, वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता। और दूसरा है वाक्य यंत्र दोष। ये भी एक वाक्य यंत्र, यानी उसके जो ये कंठ में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो बच्चा ठीक से नहीं बोल पाता है। कई बार वो पर्यावरणीय कारक ये हो जाएगा, जो कभी टेंशन की वजह से, तो ये पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। ये जन्मजात भी कारण हो सकता है, ये वाक दोष, वाक यंत्र में दोष जो होता है जन्मजात कारण भी हो सकता है, और बाद में भी उसके जो वाक यंत्र में दोष हो सकता है। प्रश्न के 41 है, समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, समावेशी शिक्षा की रिक्षा हो गया, यहाँ पे शिक्षा होगा। शिक्षा की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं विशेष अधिगम के लिए आयाम खोलती है। दूसरा है, समावेशीकरण शिक्षकों की सोच व व्यवहार को नई दिशाएं व आकार प्रदान करता है। और तीसरा है, समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्यों के विकास के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए
कुंठामुक्त प्रयास है। प्रश्न के 42 है, श्रवण विकृति से क्या समझते हैं? ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। उत्तर, ऐसे बालक जिनकी ध्वनियों को सुनने की क्षमता नष्ट या विकृत हो जाती है तथा ध्वनियों को सुनने और समझने में परेशानी समस्या उत्पन्न होती है, उसे हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। इस विकृति को श्रवण विकृति कहते हैं। यह विकृति पूर्ण या आंशिक दोनों तरह से हो सकता है, यानी सुनने में कठिनाई को श्रवण विकृति कहते हैं। प्रश्न क्या 43 है, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, निर्देशन के दो उद्देश्य निम्न हैं। पहला है बालक की क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों का विकास करना, ये पहला हो जाएगा उद्देश्य। दूसरा हो जाएगा, हर बालक में एक विशेष योग्यता होती है और बालक की उस योग्यता अनुसार उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न के 44 है, वाक दोष के प्रकार बताइए, यानी बोलने से संबंधित जो दोष होता है उसके प्रकार बताना है। उत्तर, वाक दोष के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, दूसरा है हकलाना, तीसरा आवाज़ की समस्या का दोष, चौथा है अंगी वाणी के दोष, और पांचवा कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, और छठवां है देर से बोलने का विकास। अगला प्रश्न है प्रश्न के 45, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न के 46, श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं। पहला है कम श्रवण बाधित बालक, दूसरा है मध्य श्रवण बाधित बालक, और तीसरा है गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक, और चौथा है पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक। प्रश्न के 47 है, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता के प्रकार का नाम लिखिए। उत्तर, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता के प्रकार निम्न है। पहला है डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने संबंधी विकार। इसमें जो बच्चा को सा और वाज में डिफरेंस नहीं पढ़ पाता है, जैसे वाज लिखा जाता है ना WAS और सा ASAW, इसमें वो अंतर नहीं कर पाता है। इस तरह की मतलब केवल वही एक नहीं है कि सा और वाह में ही नहीं है, इस तरह का जो भी कुछ लिखा जाता है किसी भी लैंग्वेज में, उसमें अंतर वो करने में कठिनाई होती है। और दूसरा है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार, लिखने में कठिनाई होती है। डिस्कैलकुलिया है, गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है उसमें। और चौथा है डिस्प्रैक्सिया, यानी लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। तो इतने सारे प्रकार हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न प्रश्न के 48, पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। उत्तर, पिछड़े बालकों की विशेषताएं निम्न हैं। पहला है पिछड़े बालक बार बार समझाने पर ही समझते हैं। दूसरा है पिछड़े बालक विद्यालय के पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण नहीं कर पाते। और तीसरा है पिछड़े बालक गृह कार्य नहीं करते हैं, यानी लापरवाह होते हैं पिछड़े बालक। प्रश्न क्या 49 है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? उत्तर, समस्यात्मक बालक ऐसे बालक जो कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो समस्या का कारण बन जाता है, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, विद्यालय से भाग जाने वाले, ये सभी ये इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनको समस्यात्मक बालक कहते हैं। प्रश्न के 50 है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, देखिए चौथी बार लगभग आया हुआ है ये। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। प्रश्न के 51 है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार करते हैं? उत्तर, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान परीक्षण द्वारा किया जाता है, जो निम्न है। निम्न परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। पहला है इसका बुद्धि परीक्षण द्वारा, प्रतिभाशाली बच्चे का जो बुद्धि लब्धि निकल के आएगा 140 से ऊपर होता है। और दूसरा है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वो हर एक क्षेत्र में अव्वल आता है, मतलब नंबर 1 आता है। और अभिरुचि परीक्षण द्वारा वो इंटरेस्ट लेता है हर एक चीज़ों में। और निरीक्षण द्वारा, निरीक्षण में उनके हाव भाव व्यवहार को भी देखने से पता लग जाएगा कि ये प्रतिभाशाली बालक हैं। ये बाकी बच्चों के तुलना में अलग व्यवहार करते हैं थोड़ा सा, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रश्न के 52 है, बाल अपराध रोकने के 2 उपाय लिखें। उत्तर, बाल अपराध रोकने के निम्न उपाय हैं। पहला है बाल गृह। बाल गृहों में उपेक्षित बच्चों को आवास, शिक्षा, चरित्र निर्माण एवं नैतिक खतरे से सुरक्षा इत्यादि की प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें नैतिक बालकों की सुधारने के आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रश्न के 33 है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की? उत्तर, अन्वेषण विधि के जनक या खोज H.E. आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। कि जनक यानी अन्वेषण विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। इसमें एक ही शब्द में आंसर था, तो एक ही शब्द में लिखेंगे आप, एक ही लाइन में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अब इसमें से क्या ही लिख सकते हैं। अन्वेषण विधि का खोज किसने की, एक ही नाम पूछा था तो बस आप नाम बता देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न के 54 है, कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? उत्तर,
कृत्रिम अंगों का निर्माण अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। प्रश्न संख्या 55 है, शरीर के आधे से अधिक भाग के अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए। उत्तर, शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता को प्रमस्तकीय पक्षाघात कहते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, समायोजन एवं परिष्करण में क्या अंतर है। उत्तर, समायोजन हेडिंग लिखेंगे, मनुष्य अपने जीवन को समाज के परिवेश के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है और इसके पश्चात वह अपने व्यवहार में सामाजिक स्तर के अनुसार आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन करता है। ये समायोजन हो गया। परिष्करण है किसी चीज़ के दोष या बुराइयों को ठीक या दूर करने की क्रिया या भाव परिष्करण कहलाता है। प्रश्न संख्या 57 है, शरीर के अंगों में असमन्वित गति क्या कहलाती है। उत्तर, शरीर के अंगों में असमन्वित गति को विभ्रम कहते हैं। देखिए इस प्रश्न पत्र में काफ़ी जो प्रश्न है एक एक शब्द के पूछा हुआ है। इसमें अगर जो ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपका समय कुछ बच जाता है, और बाकी अगर जो ऐसे कारण पूछेगा, याद से पूछेगा, विशेषता पूछेगा छोटे छोटे प्रश्नों में, तो ऐसे इसमें ज़्यादा समय लगता है। प्रश्न संख्या 58 है, सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया का क्या नाम है। उत्तर, सहायक उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया का कोई एक निश्चित नाम नहीं है। यह प्रक्रिया उपकरण के प्रकार, निर्माण सामग्री और जटिलता पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर सहायक उपकरणों के निर्माण में निम्नलिखित चरण शामिल है। पहला है प्रोटोटाइपिंग, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है परीक्षण, चौथा निर्माण, पांचवा प्रमाणीकरण। प्रश्न संख्या 59 है, निःशक्तता के प्रतिमान के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, निःशक्तता के प्रतिमान के नाम निम्न हैं। पहला है श्रवण ह्रास, दूसरा है चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, तीसरा है मानसिक मंदता, चौथा है दृष्टि बाधिता और पांचवा है अस्थि बाधिता। प्रश्न संख्या 60 है, आप कक्षा कक्ष में श्रवण निःशक्त बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। श्रवण निःशक्त मतलब जिनको सुनने में कठिनाई हो या फिर बिल्कुल ही नहीं सुन पाते या फिर उनके सुनने में कठिनाई हो, उनको पहचान करना है, कैसे करेंगे आप। तो उत्तर लिखेंगे इसका, कक्षा में श्रवण निःशक्त बच्चों की पहचान निम्न तरीके से करते हैं। पहला है, श्रवण बाधित बालक कक्षा में सुनने के लिए अपने कानों को एक तरफ कर लेते हैं। दूसरा है, श्रवण बाधित बालक सामान्य ध्वनि पर शिक्षक द्वारा पूछे गए कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। सामान्य ध्वनि पर मतलब जो सामान्य ध्वनि हो और पीछे बच्चा बैठा है तो जब टीचर पूछेगा उसको सुनाई ही नहीं देगा तो वो चुप रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। इसके बाद 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे हम लोग। 2019 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। शैक्षिक उपलब्धि बराबर होता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न संख्या 62 है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। उत्तर, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ 70 से कम होती है। प्रश्न संख्या 63 है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। उत्तर, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व निम्न हैं। पहला है कल्पना, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है लचीलापन, चौथा है प्रेरणा, पांचवा आत्मविश्वास, छठवां दृढ़ता, सातवां ज्ञान और कौशल और सातवां पर्यावरण। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। उत्तर, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहला है संबंध निर्माण, दूसरा है समस्या की पहचान, तीसरा है लक्ष्य निर्माण, चौथा योजना बनाना, पांचवा कार्यान्वयन और छठवां मूल्यांकन और सातवां समापन। देखिए ये इतना सारा है ना, आपको जरूरी नहीं है कि सभी सातों को लिखेंगे, आपको 3 से 4 और जो आपको याद है 3 से 4 तो इतना लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न क्या 65 है, निर्देशन के 2 उद्देश्य बताइए। उत्तर, निर्देशन के 2 उद्देश्य निम्न हैं। पहला है निर्देशन व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, रुचियों, मूल्यों और लक्ष्यों को समझने में मदद करता है। दूसरा है निर्देश व्यक्ति को अपने निर्णयों पर विश्वास करने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 66 है, निर्देशन के 2 उदाहरण बताइए। उत्तर, निर्देशन के 2 उदाहरण, पहला है व्यक्तिगत निर्देशन और दूसरा है सामाजिक निर्देशन। तो व्यक्तिगत निर्देशन में दिया है यह व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं जैसे कि रिश्तों, परिवार या स्वास्थ्य के बारे में सलाह प्रदान करता है, और सामाजिक निर्देशन में यह व्यक्ति को अपने परिवार, समुदाय और समाज से समायोजन होने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 67 है, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। उत्तर, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक जोसेफ रेंजुल्ली हैं। बस आपको इतना याद रखना है, जोसेफ रेंजुल्ली।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। उत्तर, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा। जोसेफ रेंजुल्ली के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनके पास उच्च क्षमता, उच्च स्तर की प्रेरणा और रचनात्मकता का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 69 है, पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं। पहला है सीखने की धीमी गति और दूसरा शैक्षिक उपलब्धि में कमी। अब सीखने की धीमी गति में लिख सकते हैं, पिछड़े बालक सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं। उन्हें नई अवधारणा को समझने और उन्हें महारत हासिल करने में अधिक समय लगता है। और शैक्षिक उपलब्धि में कमी में हो जाएगा, पिछड़े बालक अपनी कक्षा के अन्य बच्चों की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। वे परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त करते हैं और उन्हें स्कूल में काम को पूरा करने में कठिनाई होती है। ये देखिए थोड़ा लंबा प्रश्न है, आपको एक ही नंबर का प्रश्न पूछेगा तो मैं लंबा इसलिए उत्तर ऐड करता हूँ कि आप जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा, तो आप लिख लेंगे एग्जाम में। अगर जो आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हेडिंग ना लिख के डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं निम्न है। पिछड़े बालक सामान्य बालकों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं, पहला ये हो जाएगा। दूसरा लिख देंगे, उन्हें नई अवधारणाओं को समझने और उनमें महारत हासिल करने में अधिक समस्या लगता है। बस ये दो ही लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। बाकी इसमें भी आप 2 पॉइंट बना सकते हैं। पिछड़े बालक अपनी कक्षा के अन्य बच्चों की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तीसरा हो जाएगा। चौथा, वे परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त करते हैं, ये भी हो जाएगा। ये पांचवा हो जाएगा, उसके चौथा हो जाएगा। उसके बाद पांचवा लिख सकते हैं, उन्हें स्कूल में काम को पूरा करने में कठिनाई होती है। तो मैं लंबा प्रश्न इसलिए ऐड किया हूँ कि आप छोटा सा उसमें तोड़ के लिख लेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं समय के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, मंद बुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। उत्तर, मंद बुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला है धैर्य और समझदारी। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा देने के लिए धैर्य और समझदारी अत्यंत आवश्यक गुण है। शिक्षक को यह समझना होगा कि ये बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं, उन्हें बार बार निर्देश देने और समझने की आवश्यकता है। इसमें दूसरा पॉइंट है सकारात्मकता और प्रोत्साहन देने वाला रवैया। मंद बुद्धि बालकों को प्रोत्साहन, और ये सकारात्मकता है, मिस्टेक हो गया, सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता होती है, ये नहीं रहेगा, होती है। शिक्षक को इन बच्चों की सफलता का जश्न मनाना चाहिए। आगे दिया है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उन्हें गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। देखिए जो इसमें प्रश्न पूछा है ना, मंद बुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। ये जो मंद बुद्धि बालकों होते हैं, कुछ विशिष्ट जो बच्चे आते हैं, इनके लिए अलग टीचर नियुक्त होते हैं जो स्पेशल डीएलएड किए रहते हैं। हम लोग डीएलएड कर रहे हैं ना, नॉर्मल वाला। जो स्पेशल बीएड वाले भी कुछ टीचर बनते हैं, वो स्पेशल टीचर कहलाते हैं। और स्पेशल डीएलएड वाले भी होते हैं कुछ, जो इनकी नियुक्ति कुछ विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर या मंद बुद्धि के होते हैं। उनको उन टीचरों के 2 गुण बताना है, उनमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि उनमें धैर्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बार बार पढ़ाएं, वो गुस्सा ना हो, उसमें धैर्य बनाए रखें और बच्चों को एक ही चीज़ बार बार पढ़ाते रहते हैं वो। तो उनका ये पहला गुण हो जाएगा। दूसरा है सकारात्मकता और प्रोत्साहन देने वाला रवैया, कि बच्चा थोड़ा सा भी कुछ बता रहा है तो उसको प्रोत्साहित करें, उसको बार बार उसकी तारीफ करेंगे, ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो, जिससे कि बच्चे, क्योंकि वो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 उन टीचरों की गुण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। उत्तर, 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम निम्न है। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्योंकि नाम ही बस पूछा है तो नाम ही आप लिखेंगे। और प्रश्न संख्या 72 है परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। उत्तर, परामर्शदाता के 4 महत्वपूर्ण गुण। पहला है सुनने की क्षमता, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है योग्यता और चौथा है आत्म जागरूक। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में लिख देते हैं। सुनने की क्षमता, एक अच्छा परामर्शदाता एक अच्छा श्रोता होता है। और सहानुभूति, एक अच्छा परामर्शदाता सहानुभूति रखने वाला होता है। तीसरा है योग्यता, एक अच्छा परामर्शदाता योग्य होता है, उन्हें परामर्श और मनोविज्ञान में उचित प्रशिक्षण और अनुभव होता है। और चौथा है आत्म जागरूक, एक अच्छा परामर्शदाता आत्म जागरूक होता है, वे अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों को समझते हैं और उन्हें यहाँ पे और है ये, और उन्हें व्यक्ति के साथ काम करने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73,
एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक एस.के. कोछर हैं। प्रश्न संख्या 74 है, रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? उत्तर हेडिंग लिखेंगे रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। यह एक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण है जो अमूर्त तर्क और समस्या समाधान कौशल को मापता है। यह 1936 में डॉक्टर जॉन सी रेवन द्वारा विकसित किया गया और तब से यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला बुद्धि परीक्षणों में से एक बन गया है। प्रश्न संख्या 75 है, बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया? उत्तर बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। यह परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण मानसिक आयु यानी मेंटल एज की अवधारणा पर आधारित था, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि उसकी मानसिक आयु से मापी जाती है। इसके बाद है 2018 का क्वेश्चन पेपर। 2018 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। उत्तर पर्यवेक्षण के दो प्रकार निम्न हैं। पहला है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। यह पर्यवेक्षण का वह स्वरूप है जो आधिकारिक पर्यवेक्षण के ही समान है। अंतर केवल इतना होता है कि यह उचित क्रियाओं के लिए पुरस्कार और अनुचित क्रियाओं हेतु दंड आदि के प्रावधानों द्वारा अधीनस्थों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और दूसरा है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। यह पर्यवेक्षण का वह स्वरूप है जिसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता होता है तथा उसका मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। उसे आधिकारिक पर्यवेक्षण भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, डायट की कोई दो विभागों के नाम लिखिए। यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा इसका डायट को विभिन्न प्रकार के इकाइयों विभागों में बांटा गया है। पहला है सेवा पूर्व विभाग यानी शिक्षण प्रशिक्षण विभाग। दूसरा है सेवारत विभाग, शिक्षण प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ये भी आएगा। और तीसरा है जिला संसाधन इकाई विभाग। और चौथा नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। प्रश्न संख्या 78 है, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। उत्तर परामर्श की परिभाषा यानी किसी लेखक का नाम सहित का अर्थ है कि किसी मनोवैज्ञानिक के जो परिभाषा दिया है उसका लिखना है, ना कि अपने मन से ऐसे ही बना के लिखना है। परामर्श का वैसे अर्थ होता है सलाह देना, तो ऐसे भी आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, लेकिन लेखक का नाम सहित लिखना है ना, तो आप लिखेंगे शेफर रॉबर्ट एच के अनुसार। एक के द्वारा मैंने लिखा हुआ है। परामर्श को भिन्न भिन्न निर्देश सेवाओं में से एक समझा जाता है। यह मुख्य रूप से एक व्यक्ति के आमने सामने के संबंधों में प्रयुक्त होता है। परामर्शदाता सेवार्थी की भावनाओं, स्थितियों और परिस्थितियों और किसी भी प्रकार की समझने तथा विश्लेषण करने में सहायता करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका। वाक दोष यानी बोलने से संबंधित दोष का अर्थ स्पष्ट करना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे वाक दोष का अर्थ। वाक या वाणी दोष बाधित वे बच्चे हैं जो मुख की आवाज़ बोले गए शब्दों में तालमेल तथा शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बोलते समय कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं तथा कुछ जोड़ देते हैं अपने पास से। तो ये वाक दोष से ग्रसित बालक हो जाएंगे वो सारे जिनको बोलने में कठिनाई होंगी। प्रश्न संख्या 80 है, बाल अपराध के कोई दो कारण लिखिए। उत्तर बाल अपराध के दो कारण निम्न हैं। पहला है विघटित परिवार। विघटित परिवार वह परिवार है जिसमें माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो या माता पिता में तलाक हो गया हो। विघटित परिवारों में बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाने से बच्चे उपेक्षित होते हैं और वे गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। दूसरा है माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। यदि किसी परिवार में माता पिता बालक के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बालक अपेक्षित होकर समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार से अर्थ है कि किसी माता पिता के दो बच्चे हैं और एक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं वो, और एक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो या फिर वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और गलत कार्यों में धीरे धीरे लिप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 81 है, डायट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। उत्तर है डायट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना। दूसरा है आदर्श शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। तीसरा है जिला स्तर की शैक्षिक योजना का निर्माण करना। प्रश्न संख्या 82 है, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। उत्तर विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र निम्न है। पहला है शिक्षण
कार्य का पर्यवेक्षण और दूसरा है विद्यालय वातावरण का पर्यवेक्षण। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले में दिया है, इसमें संस्था विशेष में शिक्षण विधियों के प्रभावी स्वरूप, श्रव्य दृश्य सामग्री, समय सामग्री, अध्यापकों के कार्य विभाजन, पाठ्यक्रम का पूरे सत्र में विभाजन आदि। दूसरा है विद्यालय वातावरण का पर्यवेक्षण, छात्रों के सामान्य व्यवहार, उनकी अनुशासन प्रियता, आदतें, विद्यालय का परिवेश, पानी की उचित व्यवस्था आदि पर्यवेक्षण प्रक्रिया का निकट संबंध होता है। आदि से पर्यवेक्षण प्रक्रिया का निकट संबंध होता है। प्रश्न संख्या 83 है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। उत्तर, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के सुझाव निम्न हैं। पहला है, समिति कार्य प्रणाली की जांच करके कार्य पद्धति में सुधार के लिए सुझाव। दूसरा है, जिन नियमों और प्रक्रियाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता या कार्यान्वित करने में कठिनाई आती हो, उन नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में टिप्पणी दी जाए। प्रश्न संख्या 84 है, योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखी? यह परिभाषा किसने लिखी? योग्य परामर्शदाता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देश कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्रो एवं क्रो के अनुसार योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यानी आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी आप लिख सकते हैं कि यह परिभाषा इतना लिख के यह परिभाषा क्रो एवं क्रो ने दिया था। प्रश्न संख्या 85 है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। यानी इस प्रश्न का अर्थ है कि सीखने में जो अक्षम बालक होते हैं उनके 2 प्रकार बताने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकार निम्न हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पढ़ने संबंधी होता है, जिसमें अशक्त बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ने से संबंधित ये बीमारी है या उनमें कमी है, इसमें सा और वा जैसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। ये सीटेट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, ये दोनों जो है ये सीटेट में पूछा हुआ है। दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने संबंधी विकार से होता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। यानी लिखने से संबंधित विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं और पढ़ने से संबंधित विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? उत्तर, धीमी गति से सीखने के निम्न कारण हैं। पहला है संवेगात्मक कारण, दूसरा है मानसिक या बौद्धिक कारण, तीसरा है शारीरिक कारण और चौथा है वातावरणीय कारण। प्रश्न संख्या 87 है, एक अध्यापक दृष्टिबाधक बच्चों की पहचान कैसे करेगा? उत्तर, एक अध्यापक निम्न तरीके से दृष्टिबाधित बालक की पहचान कर सकेगा। पहला है व्यवहार द्वारा, दूसरा है निरीक्षण द्वारा, तीसरा है शारीरिक चिन्ह द्वारा और चौथा है आँखों के जांच द्वारा। आँखों के जांच द्वारा उसका टेस्ट कराया जाएगा तो पता चल जाएगा, या फिर उसके व्यवहार से भी पता लगाया जा सकता है, जैसे कि बच्चा बहुत पास से बुक को बहुत पास से करके देखेगा, और निरीक्षण द्वारा उसके हाव भाव उसके व्यवहार से ही पता लग जाएगा कि वो उसको कम दिखाई दे रहा है, और वो अपने आँखों को मीचेगा और बार बार पलक झपकाएगा। इन सब चीज़ों से ही पता लगाया जा सकता है। प्रश्न क्या 88 है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? उत्तर, समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, जैसे लूले, एक पैर की खराबी, लंगड़े, चलने में कठिनाई आदि। इन बालकों को कुछ उपकरण देकर सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी बालक, उस तरह के बच्चों को समावेशी बालक कहते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रश्न संख्या 89 है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बुद्धि लब्धि हेडिंग लिखेंगे, कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में इस गति से विकास हो रहा है। यानी बच्चे का विकास किस गति से हो रहा है, ये बुद्धि लब्धि के द्वारा प्राप्त होता है। कि एक ही बार से नहीं, पहले आप बुद्धि लब्धि बच्चे का निकालेंगे किसी समय, फिर उसके 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, ऐसे बार बार जब बुद्धि लब्धि निकाला जाएगा तो अलग अलग मान आएगा। इससे पता लगेगा कि बच्चे का विकास हो रहा है कि ह्रास हो रहा है बच्चे की बुद्धि लब्धि में, तो ये पता लगता है। और आगे दिया है, बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन के द्वारा निर्मित स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण में किया गया था। बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, ये उसका सूत्र होता है। ये कई बार ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 90 है, अपवंचन क्या है? उत्तर, अपवंचन समाज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों के स्तर के अनुरूप उत्थान नहीं कर पाते हैं, वे पिछड़ जाते हैं। इनके पिछड़ने का कारण समुचित स्थान, सुविधाएं एवं अवसरों से विमुख होना है। ऐसे बच्चों हो जाएगा। ऐसे बच्चों को अपवंचित वर्ग कहते हैं।
या फिर ये भी सही है लोगों को, लेकिन लोगों से संबंध यहाँ नहीं है ना, हम लोग बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 से 8 तक के जो प्राइमरी लेवल और उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में, उनको ध्यान में रख के हम लोग का जो कोर्स डिजाइन किया गया है DLED, तो यहाँ पे बच्चे लिख देंगे। तो अपवंचन इसके पहले भी आ चुका था। अपवंचन यानी उनको सुविधाओं का अभाव होता है, उसकी वजह से या गरीबी की वजह से या फिर स्वास्थ्य में कमी की वजह से उनको कोई बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने शिक्षण कार्य में पिछड़ जाते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उसको अपवंचन कहते हैं। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। समावेशी शिक्षा, यही तो आपका सब्जेक्ट का नाम है। समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर या फिर अपंग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिला कर दिया जाने वाला शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसको पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा हेडिंग दे के लिखेंगे। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने की विधि है। प्रश्न संख्या 92 है, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय। ये प्रश्न तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, अपवंचन क्या है, तो वही अपवंचन वहाँ पढ़ा है। यहाँ पे अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है। वही जो बालक जो अपवंचित रह जाते हैं, यानी बचे रह जाते हैं किसी गरीबी की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, अवसर की वजह से, उनको अपवंचित बालक कहते हैं और उसी को अपवंचन कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे अपवंचित बालक, हेडिंग लिखेंगे। अपवंचित बालक वे हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालकों से कम होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आदि से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता, उसमें गतिरोध आ जाता है, अपवंचित बालक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। बस आप एक लाइन में उत्तर लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि लघुत्तरी में भी पूछ सकता है। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 होती है, यानी 140 एग्जैक्ट नहीं होती है, 140 से अधिक होती है। तो जो कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षण कार्य करते समय केवल पढ़ाई में ही बच्चा आगे है तो उसको प्रतिभाशाली बालक कहा जाएगा। इसके अलावा संगीत, कला और अन्य क्षेत्रों में भी, स्पोर्ट्स में बच्चे जो आगे होते हैं, बहुत काफ़ी तेज तरार होते हैं, तो उनको प्रतिभाशाली बालक कहा जाएगा, उसमें भी वो प्रतिभाशाली हो सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 94, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। यानी दृष्टिबाधित जिनको कम दिखाई देता है या फिर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो इसका उत्तर है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा, हेडिंग लिखेंगे। इसमें है ऐसे बालक जो जन्म से या बाल्यावस्था से पूर्णतः अंधे हो जाते हैं, दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे वे बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज के सामंजस्य स्थापित कर सके। दृष्टिबाधित बालकों को वर्तमान तकनीक के अनुसार शिक्षा दी जा सकती है, यानी जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है या फिर जिनको दिखाई देने में कठिनाई होती है, जिनको काफ़ी कम दिखाई देता है, उनको दृष्टिबाधित बालकों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर बुद्धि लब्धि, हेडिंग लिखेंगे। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में इस गति से विकास हो रही है, यानी गति को बताती है। बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन के द्वारा निर्मित स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण में किया गया था। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जैसे यहाँ उदाहरण दे के बताना था ना, यहाँ पे एक प्रश्न तो रिपीट हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड भी किया हुआ था, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देना था तो उदाहरण दे देंगे आप। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु मान लीजिए 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, फार्मूले में रख देंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 बटे 8, वास्तविक आयु 8 है, 8 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 10, 2 पचे 10 और 2 चौको 8, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। अब 25 से ऊपर 5 में गुणा होगा, 25 बचे 125, तो 125 बुद्धि लब्धि आ जाएगा उसका, बच्चे का। तो ये बच्चे कैसा होगा, सामान्य बच्चों का बुद्धि लब्धि होता है 90 से 110 और इसका बुद्धि लब्धि है 125, यानी ये उत्कृष्ट बालक होगा। प्रतिभाशाली से थोड़ा सा कम और सामान्य बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा। तो
उत्कृष्ट बालक के अंतर्गत यह आएगा। प्रश्न संख्या 96 है, विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, विशिष्ट बालकों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं विशिष्ट बालक। और दूसरा है, विशिष्ट बालकों में विचलन की समस्या होती है। देखिए, विशिष्ट बालक ऐसे बालक नहीं होते हैं जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, जो शारीरिक या मानसिक रूप से उच्च भी होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा, और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा। जो केवल सामान्य बालक है ना, उनको छोड़ के जितने बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक, मूढ़ बालक, उत्कृष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु परीक्षण। हेडिंग लिखेंगे सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक वे हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि। और सृजनात्मक बालक हेतु परीक्षण। सृजनात्मक बालकों हेतु निम्न उपागम की जा सकती है। पहला है, विशेषताओं द्वारा पहचान एवं मापन। दूसरा है, सृजनात्मक क्रिया द्वारा पहचान एवं मापन। तीसरा है, सृजनात्मक परीक्षण द्वारा पहचान एवं मापन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण लिखिए। यानी शैक्षिक रूप से जो कोई बच्चा पिछड़ जाता है उसका क्या कारण हो सकते हैं, इसको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण निम्न है। आप निम्न है लिख सकते हैं। पहला है, समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक संरचना। और दूसरा, निम्न सामान्य बुद्धि, यानी बच्चे के बुद्धि लब्धि भी कम होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको अवसर ही ना मिले, अवसर मिले और उनकी बुद्धि लब्धि कम हो तभी वो शिक्षा में पिछड़ जाता है। या फिर गरीबी हो, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक, ये सब भी कारण हो सकते हैं बच्चे के पिछड़ेपन का। प्रश्न संख्या 99 है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। उत्तर, समस्यात्मक बालक वे बालक जो कुछ असामाजिक या अनैतिक कार्य करने लगते हैं और बार बार समझाने या मना करने पर भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। जैसे चोरी करने वाले बालक और अपराधों में लिप्त बालक, इस तरह के जो बालक होते हैं समस्यात्मक बालक होते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रश्न संख्या 100 है, बाल अपराध रोकने हेतु दो उपाय लिखिए। उत्तर, बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय। पहला है, बाल अपराध को प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सकता है यदि घर पर तथा विद्यालयों में उचित देखरेख की जाए। बच्चों को और जो देख रेख शुरू में ही किया जाए कि बच्चे गलत कार्यों में लिप्त ना हो, उनकी संगति ठीक रहे, गलत बच्चों के साथ वो उनका साथ ना बने, तो ऐसे में शुरू में ही बाल अपराध रोका जा सकता है। दूसरा है, बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर। कई बच्चे जो होते हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके जो बेसिक नीड है माता पिता को पूरा करना चाहिए, जिससे कि वो बाल अपराध से बचे रहेंगे। प्रश्न संख्या 101 है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे निर्देशन। निर्देशन व्यक्ति को आत्मदर्शन करने और आत्मशक्ति का समुचित उपयोग करने में मदद करता है। निर्देशन का अर्थ निर्देश देने तथा व्यक्तियों के कार्य में मार्गदर्शन करने से है। प्रश्न संख्या 102 है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, यहाँ पे केवल थोड़ा सा ही तो परिवर्तन किया है। सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है इसमें बताना है, बाकी समावेशी शिक्षा तो वही रहेगा। उत्तर लिखेंगे, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से भिन्न। हेडिंग लिखेंगे, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा में सर्वदा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समायोजित करके शिक्षा दिया जाता है तो उनको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है विशिष्ट बालकों को, और उनको बार बार बताना समझाना पड़ता है। ऐसे में जो सामान्य बालक होते हैं वो एक ही बार में सीख लेते हैं, एक या दो बार में, तो उनको थोड़ा बोरियत महसूस होती है और उनको थोड़ा धीमे पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको सबको मिला के एक साथ लिया जाता है, विशिष्ट बालक को भी और सामान्य बालक को भी, तो थोड़ा उनको कठिनाई होती है। यही लिखा है इसमें। और केवल सामान्य बालक और जो होते हैं कक्षा में तो उसकी शिक्षण कार्य और तेजी से होती। प्रश्न संख्या 103 है, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य निम्न है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। पहला है, छात्रों को अपनी योग्यता, क्षमताओं और रुचियों का बोध कराना। दूसरा है, छात्रों के क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों का विकास करना। प्रश्न संख्या 104 है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है।
परामर्श का अर्थ होता है कि सलाह लेना। इसका उत्तर है परामर्श का अर्थ किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। डॉक्टर जुआल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। यानी आप किसी बच्चे को भी दे सकते हैं कि बच्चा ये स्पष्ट नहीं है कि वो उसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उसका कौन सा सब्जेक्ट, उसमें कौन सा एक गुण है जो विशेष है और उससे अलग है, तो ये टीचर उसको देख के बताता है या फिर उसको सलाह देता है कि तुमको इस क्षेत्र में ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। उसके शिक्षण कार्य में जो सहायता करता है इसी को परामर्श कहते हैं। प्रश्न संख्या 105 है, निर्देशन व परामर्श के दो प्रमुख अंतर लिखिए। उत्तर, निर्देशन व परामर्श के दो प्रमुख अंतर। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। पहला है निर्देशन व्यक्ति को अपने आप को समझने, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने, अपनी समस्या के संबंध में स्वयं निर्णय करने या स्वतंत्र रूप से लाभकारी जीवन बिताने में सहायता करता है। परामर्श का उद्देश्य न केवल सलाह देना है बल्कि व्यवहारिक रूप से सहायता करना है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में समायोजित हो सके। प्रश्न संख्या इसमें दूसरा पॉइंट है, निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार से हो सकता है जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। निर्देशन आप कई बच्चों को, जैसे पूरे क्लास को आप निर्देश दे सकते हैं, कोई होमवर्क दे सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं कि फील्ड में जो स्कूल के ग्राउंड में खड़े होइए, लाइन लगाइए प्रेयर के समय, ये निर्देश हो जाएगा, सामूहिक रूप से दिया जाएगा। लेकिन जब आप सलाह देंगे ना, परामर्श देंगे तो किसी एक बच्चे को देंगे क्योंकि उसको कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगी, उसी के बारे में वो सलाह लेगा आपसे, तो किसी एक को ही दिया जाता है परामर्श एक साथ एक बार में। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। उत्तर लिखेंगे, यह हेडिंग नहीं रहेगा। शिक्षक प्रशिक्षुओं को, यहाँ पे ये एक ही साथ है। शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है, शिक्षक प्रशिक्षु समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षण के दौरान छात्रों के सीखने के अनुभव अधिकार को पहचानता है, फिर विविधता का सम्मान करता है। दूसरा है, शिक्षक प्रशिक्षु अक्षम बालकों की बाधाओं को दूर करता है और सीखने की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार करता है। प्रश्न संख्या 107 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है ये। इसका उत्तर होगा, समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक के साथ शारीरिक रूप से बाधित, जैसे शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता और बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। देखिए हम लोगों ने ये 8वें साल के प्रश्न को पढ़ रहे हैं, 2016 का पढ़ रहे हैं, पीछे 2007 साल के प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने पढ़ लिया, जिससे कि अब लगभग हर एक प्रश्न लग रहा है कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यानी उसी से रिलेटेड आ रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। तो इससे अगर जो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, या फिर जो थोड़ा सा अलग भी होगा ना तो उसी से संबंधित होगा। और आप पीछे पूरे 8 साल के प्रश्न पत्र को पढ़े रहेंगे तो आप उसी के आधार पर उसका भी आंसर लिख लेंगे। इसका देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के 108, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएँ होती हैं। उत्तर, सामान्य बुद्धि लब्धि के बच्चों में सीखने की गति धीमी होती है, इसमें सृजनात्मक क्षमता कम होती है या निम्न होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है। तो ये जो हम लोग ने आंसर लिखा है, ये जो प्रतिभाशाली बच्चे को ध्यान में रख के लिखा है, मतलब उससे अंतर निकाले हैं जो सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं पाई होती हैं, यानी जो प्रतिभाशाली बालक से कौन कौन सी जो मानसिक भिन्नताएं हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है, सामान्य बुद्धि लब्धि बच्चों में सीखने की गति धीमी होती है। अगर जो ये तुलना अगर जो हम किए रहते मंद बुद्धि बालक से, तब लिखते कि सामान्य बुद्धि के बच्चों के सीखने की गति तेज होती है या सामान्य होती है। तो यहाँ पे अगर जो आप तुलना करेंगे प्रतिभाशाली बालक से तो सब निगेटिव जाएगा, धीमी होती है, इसमें सृजनात्मक क्षमता कम होती है। अगर जो ये आप तुलना करके लिखेंगे मंद बुद्धि बालक से तो आप लिखेंगे कि उनकी गति तेज होती है और में उनकी जो सृजनात्मक क्षमता अधिक होती है मंद बुद्धि बालकों से। तो आप डिपेंड करता है कि आप किससे तुलना करके लिख रहे हैं। यहाँ पे आप लिख रहे हैं अगर जो प्रतिभाशाली बच्चे से तुलना करके, तो आप एक लाइन ये भी लिख देंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे की तुलना में, तो और अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109, सामान्य बच्चे की दो विशेषताएं बताइए।
उत्तर सामान्य बच्चे की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला है सामान्य बुद्धि लब्धि के बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण होते हैं, और दूसरा है सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के सीखने का स्तर सामान्य होता है। ऐसे बालक मंद बुद्धि बालक के ऊपर या प्रतिभाशाली बालक के बीच में होते हैं। यहाँ पे देखिए यह परफेक्ट आंसर है कि दोनों से तुलना किया गया है और सामान्य बच्चे के बारे में बताया गया है। प्रश्न क्या 110 है, पिछड़े बच्चों से आप क्या अभिप्राय है, आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर पिछड़े बालक वह बालक जो मानसिक शक्ति बुद्धि या शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं उसे पिछड़े या पिछड़ा बालक कहते हैं। देखिए ये 2016 का प्रश्न है, तो हम लोगों ने अब तक कोई प्रश्न 2016 में नहीं पढ़ा जो प्रीवियस ईयर से संबंधित नहीं है, या फिर प्रीवियस ईयर को पढ़ने से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा रोल निभाता है ये डीएलएड एग्जाम में, डीएलएड नहीं किसी भी एग्जाम में। प्रश्न के 111 है, बच्चे की वास्तविक आय की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। उत्तर वास्तविक आय बराबर होता है मानसिक आय बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। देखिए फार्मूला होता है ना, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। तो अगर जो आपको ये वास्तविक आय निकालना है यानी सीए निकालना है, तो वास्तविक आय इधर पक्षांतर हो जाएगा, बुद्धि लब्धि नीचे आ जाएगा इधर से, तो हो जाएगा मानसिक आय बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। प्रश्न क्या 112 है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। उत्तर आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के प्रकार निम्न है। ये भी प्रश्न उसी से संबंधित है कि कितने तरह की बच्चों में कमियां होती हैं। तो दृष्टिबाधित बालक होते हैं जिनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और वाक बाधित बालक होते हैं जिनको बोलने में कठिनाई होती है, श्रवण बाधित बालक होते हैं जिनको सुनने में कठिनाई होती है, और एक अस्थि बाधित बालक होते हैं जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं या फिर शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे बालकों को अस्थिबाधित बालक कहते हैं। ये सारे काइंड्स ऑफ हो जाएगा ये शारीरिक अक्षम बच्चों के। प्रश्न संख्या 113 है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। उत्तर मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 से 20/200 होती है, इसके बीच में होती है। प्रश्न 114 है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, सभी प्रश्न, यही एक थोड़ा नया प्रश्न था 113, बाकी है 114, ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। वाक दोष वह दोष है जिसमें बालक अपने मन के भाव या विचारों को किसी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता है। अथवा लिख सकते हैं कि बोलने से संबंधित कठिनाई को वाक दोष कहते हैं। इसमें बच्चे के वाक यंत्र में प्रॉब्लम होती है या फिर कठिनाई होती है या वो ठीक से विकसित नहीं होता है। ये जन्मजात भी हो सकता है और वातावरणीय प्रभाव भी इस पर पड़ सकता है, जिससे वाक दोष आ सकता है बच्चे में बाद में भी। प्रश्न 115 है, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। यानी कैसे पता करेंगे कि बच्चे में कि वह बच्चा अस्थिबाधित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अस्थिबाधित बच्चों या बालकों की पहचान से संबंधित लक्षण निम्न है। पहला है बैसाखियों की सहायता से चलना, सीधा अगर जो बच्चा बैसाखी से चल रहा है तो अस्थिबाधित है। दूसरा है शारीरिक अंगों की गतिविधियों में नियंत्रण का अभाव, यानी वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, सीधा नहीं चल पा रहा है या फिर थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है। तीसरा है मेरुरज्जु का वक्र होना, कई बच्चे जो कुबड़ निकला हुआ रहता है, वो उनका जो रीढ़ की हड्डी होती है टेढ़ी होती है, ऐसे ही पहचान कर सकते हैं। और चौथा है पाँव फीरा होना, यानी पाँव, कई बच्चों के जो पैर होते हैं वो थोड़ा टेढ़े होते हैं, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। ये सभी पहचानने के तरीके हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 116, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं जिनको असुविधा संपन्न है ना, जिनको सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत गरीब, अनाथ, श्रमिक इत्यादि के बच्चे आते हैं जो सुविधाओं से वंचित होते हैं, और इन्हीं को ही वंचित बालक कहते हैं। इनको सुविधाओं के अभाव में ये बच्चे पिछड़े रह जाते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। उत्तर निर्देशन एवं परामर्श निम्न दृष्टिकोणों से आवश्यक है। पहला है निर्देशन एवं परामर्श की सहायता से एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है निर्देशन एवं परामर्श की सहायता से बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। और तीसरा है बालकों के भविष्य में मार्ग प्रशस्त करने में आवश्यक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 118, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर परामर्श के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है व्यक्ति या बालक की शैक्षिक, व्यावसायिक,
व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना। दूसरा है बालक को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता देना। इसके बाद है प्रश्न क्या 119, डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डीजीपी का पूरा नाम डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी होता है। इसका आशय बालकों को डिजिटल के माध्यम से परामर्श एवं निर्देशन करना है। प्रश्न संख्या 120 है, जो कि आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अध्यापकों की कार्य कुशलता और विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने तथा वांछित कार्य एवं परिणाम की प्राप्ति के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग 120 प्रश्नों को पढ़ा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 15 क्वेश्चन होते हैं अति लघुत्री के, जो कि एक नंबर का होता है। तो 15 और 8 120, 8 साल के प्रश्न पत्रों को कंप्लीट कर लिया, जिससे कि हमारा क्लास यहीं पूरा होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।